मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट VSP। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का NIS बोर्ड का 15 चैप्टर। मैंने आपको बताया था मैं 4 बुकें जो है आपकी SST में, तो एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो पहला मैंने हिस्ट्री का जो वीडियो था वो अपलोड मैंने कर दिया है। अब मैं पढ़ाऊंगा सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाऊंगा और एक चैप्टर इसका भी करवा दूंगा, फिर उसके बाद जियोग्राफी उठाऊंगा। ऐसे ऐसे कर करके आपके 4 बुक्स में करूंगा, ठीक है। और कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए 15 चैप्टर है, तो मैं क्या करूंगा, अलग से इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पे आप जाके सिविक्स की अगर वीडियो देखनी है तो वहां पे पूरा जो आपको सीरीज मिलेगा वो सिविक्स का मिलेगा, ठीक है ना। ये वीडियो बनाई जा रही है उन बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे NIS से तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को स्कूलिंग नहीं मिल पाती है। दैट्स वाई मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ताकि आपका पेपर सुपर डुपर हिट हो, ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपकी बुक्स है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपके चैप्टर का नाम है संवैधानिक मूल्य तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था। ये आपके चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं संविधान के ऊपर। संविधान क्या है, संविधान के की क्या आवश्यकता थी संविधान को बनाने की। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत में कौन सी प्रणाली चलती है, ठीक है, और संविधान की क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, इसके क्या मूल्य हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही छोटा चैप्टर है, आपको सब चीज़ समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको समझना है। 15 चैप्टर। तो चलिए पहला टॉपिक आप समझते हैं यहाँ पे संविधान का क्या अर्थ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के अकॉर्डिंग। संविधान क्या होता है? तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है या फिर आप बोल सकते हो पुस्तक है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है या एक पुस्तक है। संविधान को याद करने के लिए आपको 3 चीज़ याद करनी पड़ेगी। पहला, संविधान एक लिखित पुस्तक है या दस्तावेज है। अब पुस्तक है या दस्तावेज है तो क्या लिखा जाएगा, इसमें नियम कानून लिखे जाएंगे। और तीसरा चीज़ याद करना पड़ेगा कि अब अगर नियम कानून लिखे गए हैं तो इसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। आई बात समझ में? 3 चीज़। पहला, संविधान एक लिखित दस्तावेज है या पुस्तक है जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं और जिसके माध्यम से किसी देश को अच्छे से चलाया जाता है। 3 पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। तो संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें नियम कानून लिखे गए हैं और जिसके माध्यम से किसी भी देश को सुचारू का मतलब होता है अच्छे रूप से, ठीक है, चलाया जाता है। तो साइड में आप देख लो संविधान की ये पुस्तक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिकली संविधान का काम क्या है, क्या चीज़ के लिए संविधान को बनाया गया है? तो संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच क्या विश्वास और तालमेल बिठाता है। क्या क्या करता है? संविधान सरकार, समूह, न्यायालय और अन्य संगठनों के बीच क्या बिठाता है? विश्वास बैठाता है। बेसिकली बात यह है कि आप देखो नियम कानून क्यों बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी उसका उल्लंघन ना कर सके, सब अच्छे से रह सके, सारी गाइडलाइंस को पालन करें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रूल्स ना तोड़े। मतलब संविधान का बनाने का मेन मोटिव ये है ताकि जितनी भी जनता है ना, जितने भी संस्था है ना, जितने भी संगठन है ना, एक दूसरे से मिल के रहें, ठीक है ना, विश्वास बना रहे। इसी वजह से संविधान को बनाया गया है। और जब भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे संविधान बनाने की सबसे पहली नीड क्यों थी? क्योंकि संविधान इस वजह से बनाया गया था ताकि इतने सारे लोगों को चलाने के लिए नियम की आवश्यकता है। एक फैमिली को चलाने के लिए जैसे एक गार्जियन होता है, वो नियम बनाता है कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। ऐसे ही पूरे देश को चलाने के लिए यानी कि अपने देश को चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? तो इसी वजह से संविधान की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। समझ में आ गई चीज़? संविधान क्या है? संविधान एक लिखित पुस्तक है जिसमें नियम कानून लिखे गए जिसके माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तब देखिए संविधान के उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर में संविधान का क्या मेन मोटो था जिसकी वजह से संविधान को बनाया गया था। तो जैसे कि मैंने बताया कि संविधान इसलिए बनाया गया था ताकि देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके, अच्छे से चलाया जा सके, ठीक है। देश में एक नियम कानून रहेगा जिसकी वजह से व्यक्ति रहेंगे, व्यक्ति डर के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, डर के हिसाब से। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी होके काम करेंगे। सबको अपना अपना अधिकार प्राप्त रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसलिए।
और इसके अलावा संविधान क्यों बनाया जाता है, ताकि एक देश की संप्रभुता जो होती है ना, यानी कि खुद से डिसीजन लेने की जो शक्ति होती है ना, इस चीज़ को प्रदर्शित किया जा सके, देश की अखंडता प्रदर्शित किया जा सके। और संविधान ही एक ऐसा चीज़ होता है जो किसी देश के बारे में, मतलब आप ये समझ सकते हो, किसी देश के बारे में आपको अच्छे से जानना है ना, तो संविधान एक तरीके से देख लो, जितना अच्छा संविधान उतना अच्छा वहाँ का देश। ठीक है, तो ये देखिए, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। स्वतंत्र का मतलब होता है फ्रीडम, जिनको फ्रीडम मिल चुका है, और संप्रभु का मतलब होता है खुद से डिसीजन लेने की शक्ति। अगर भारत को बोला जाए आप कोई डिसीजन लो अपने देश के लेवल पे, तो वो लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। जब अंग्रेजों की सरकार थी तो अंग्रेजों से पूछ के लेना पड़ता था, या फिर अंग्रेज ही लेते थे डिसीजन, क्योंकि हम उपनिवेशवाद थे, उनके अंडर थे, इस वजह से। ठीक है, तो अब क्या है कि भारत स्वतंत्र हो चुका था 1947 में, तो जिसकी वजह से वो स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकता था, और इसी की वजह से स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बोला गया। दूसरा है संवैधानिक रूप से निर्णय का माध्यम। अगर कोई भी हमें डिसीजन लेना होगा तो कानूनी रूप से संविधान के थ्रू ही हमें लेना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो, कोई भी अगर गवर्नमेंट अगर न्यायालय की बात करें, कोई फैसला भी सुनाती है, ठीक है, किसी को जुर्म ठहराती है ना, तो वो भी एक तरीके से कानून के माध्यम से, दफ़ा लगाई जाती है ना, धारा लगाई जाती है ना, तो उसके माध्यम से करी जाती है। और धारा और अनुच्छेद किसमें सम्मिलित है? वो सब के सब है ना, संविधान में सम्मिलित है, जिसकी वजह से बताया गया ये सारा चीज़ है। धारा के लिए दंड संहिता का निर्माण किया गया है, संविधान के लिए, मतलब अनुच्छेदों के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। आगे समझते हैं, शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना। संविधान एक प्रकार का ऐसा चीज़ है जो शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे सपोज कोई गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति कोई अपने पद का यूज़ करके कोई गलत काम कर रहा है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। आगे, आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना। आकांक्षा का मतलब होता है जो भी आप सोचते हो कि भाई ये चीज़ होना चाहिए, उन चीज़ों को पूरा करता है, और लक्ष्य जो होता है, जो टारगेट होता है, उस चीज़ को ही पूरा करता है संविधान। अराजकता को रोकता है, यानी कि दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, इन सब चीज़ को रोकने का काम करता है संविधान, क्योंकि संविधान में नियम कानून लिखे गए हैं, जिसके वजह से सभी व्यक्तियों के अपने अपने दायरे पता है। आगे बात करते हैं 6 पॉइंट की, तो संप्रभुता, स्वतंत्रता तथा संप्रभुता, स्वतंत्र भारत और इसके संविधान के तमाम शक्तियों और सत्ता का स्रोत किसमें निहित है? जनता। यानी कहने का मतलब ये है कि संविधान क्यों बनाया गया, क्यों, किसके लिए बनाया गया? जनता के लिए बनाया गया है। तो जैसे बोला जाता है ना, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना, तो चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ किस में निहित होता है? जनता में निहित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दी जाएगी। और ये सब सारी बातें लिखी किस में गई है? ये सब की सब लिखी गई है संविधान में। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सारी चीज़ लिखी गई है कि क्या क्या होना चाहिए, किस व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, इन सब सभी बातों का जो निचोड़ लिखा गया, वो सब का सब संविधान में लिखा गया है, ताकि किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये आ गया हमें संविधान का उद्देश्य समझ में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं संविधान के मूल्य तथा संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? देखो यहाँ पे समझने वाली बात है प्रस्तावना। प्रस्तावना से पहले समझ लेते हैं मूल्य, यानी कि वैल्यू की बात हो रही है। तो संविधान के मूल्यों की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, पहला चीज़ है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब मैंने बता दिया कि भाई ऐसी शक्ति, ऐसा देश जो खुद से डिसीजन ले पाए, खुद से निर्णय ले पाए, उसी को संप्रभु बोला जाता है। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब होता है ये हो गया। तो पहला चीज़ संविधान का होने का नतीजा ये रहा कि जो देश है वो एक प्रकार का संप्रभु देश है, जिसकी वजह से खुद से डिसीजन ले सकता है। दूसरा समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है? यानी कि जो संविधान बनाया गया है वो पूरे का टोटल समाज के ऊपर बनाया गया है, समाजवाद। देखो यहाँ पे मैं आपको एक डिवाइड करके बताता हूँ, समाज प्लस में वाद। जहाँ भी वाद आए ना, वाद के शब्द का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है महत्व से ज़्यादा महत्व देना, यानी कि महत्व से ज़्यादा महत्व देना, इसी को क्या बोलते हैं? वाद। क्या बोलते हैं? वाद। ठीक है, अब महत्व से ज़्यादा महत्व देना, इसका मतलब क्या होता है? प्राथमिकता देना। क्या देना? प्राथमिकता। इंग्लिश में अगर बात करते हैं प्रायोरिटी। ठीक है,
तो यानी कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना, इसी को समाजवाद बोला जाता है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रवाद किसको बोला जाता है? राष्ट्र प्लस में वाद, राष्ट्र को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना राष्ट्रवाद कहलाता है, ये चीज़। तो समाजवाद यानी कि संविधान में समाज के बारे में सारा चीज़ लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ समाज के लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, इन सभी चीज़ को। तो ये क्या है? यही सब पॉइंट है जिसकी वजह से संविधान की वैल्यू जो है, यानी कि मूल्य जो है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। आगे, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी बोला जाता है। तो संविधान क्या है? धर्म निरपेक्ष है, यानी कि संविधान के लिए सभी धर्म एक बराबर है, चाहे कोई किसी धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जाए, कोई दूसरा धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जाए, वहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। बशर्ते बात इतनी होगी कि जो किसी धर्म में जा रहा है तो उनको उनके धर्म के अनुसार उनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ आ गया, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र है एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाने के लिए, या फिर व्यक्ति स्वतंत्र है कहीं भी मंदिर मस्जिद हर चीज़ में जाने में, ठीक है, जाके पूजा करने में। लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है शासन, जहाँ पे लोगों का शासन हो उसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं। तो संविधान में लोकतंत्र की बात की गई है, इसकी वजह से संविधान की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है भाई, समझ में आ गई। अच्छा, पांचवे की बात करें तो गणतंत्र, गणतंत्र का यहाँ पे मतलब होता है नियम कानून, एक तरीके से मान लो। तो संविधान में क्या दिया गया है? नियम कानून दिया गया है, और जिसकी वजह से संविधान की वैल्यू बढ़ जाती है। अब आपके लिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान लागू किया गया है, भारत का संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यही बात है। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? संविधान को लागू किया गया था। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि संविधान को मतलब संविधान बन के तैयार कब हुआ था? ये पहला क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसका मैं रिप्लाई चेक करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आगे, न्याय, संविधान में न्याय के बारे में लिखा गया है, ठीक है, कि किस हिसाब से किन किन को न्याय देना चाहिए। अगला, स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है कि व्यक्ति किस हिसाब से स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए मौलिक अधिकार भी बनाया गया, फंडामेंटल राइट्स भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ की वजह से संविधान की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। आगे, समानता हो गया, सारे लोग इक्वल हैं, बंधुता हो गया, एक तरीके से भाईचारा आपस में। तो ये सारे चीज़ पॉइंट है ऐसी चीज़ जिसकी वजह से संविधान की वैल्यू बढ़ जाती है। व्यक्तियों की एक अलग ही गरिमा होती है, अलग ही वैल्यू होती है, जिसकी वजह से संविधान की वैल्यू बढ़ जाती है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि अगर एक देश में सभी व्यक्ति मिल के काम कर रहे हैं और एकता बनी हुई है तो वो देश सबसे आगे जाएगा। और अखंडता बनी हुई है यानी कि उसका खंडन नहीं हुआ है, यानी कि जो जैसा देश है वैसा ही है, ठीक है। बेशक लड़ता है झगड़ता है लेकिन आपस में ही मिलकर रखता है, अखंड नहीं, मतलब खंडन नहीं हो रखा है, तो वो देश बहुत अच्छा है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता भी संवैधानिक मूल्यों में आता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति बनाए रखना। और इसके अलावा न्याय संगत का मतलब होता है कि सही ढंग से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अच्छे से बना के रखना। और मौलिक कर्तव्य होता है जो व्यक्तियों का कर्तव्य होता है, ठीक है। तो इन सभी को रखा गया है संविधान के मूल्यों में ताकि संविधान की जो वैल्यू है वो बढ़ सके, ठीक है। अब बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना की अगर बात करें तो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। अब प्रस्तावना है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। प्रस्तावना का मतलब होता है कि एक तरीके से झलक आप बोल सकते हो। परिचय का मतलब क्या समझते हो आप, कि किसी भी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे सपोज आपकी बुक है, आपके बुक में कितना चैप्टर दिया हुआ है? 27 चैप्टर दिया हुआ है टोटल। अब मैं बोलूँ कि इन 27 चैप्टरों के बारे में जानना है कि कौन कौन से चैप्टर है, तो आप देखते हो कि आपके बुक में क्या दिया गया आता है? इंडेक्स दिया जाता है, यही दिया जाता है। तो इंडेक्स दिया जाता है तो इसमें आपके 27 चैप्टर के नाम दे दिए जाते हैं। तो अगर किसी भी टीचर को ये देखना है कि आपके बुक में है क्या, तो पेज पलट के नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? आपका इंडेक्स देखेगा। इंडेक्स देख लिया, चैप्टर के नाम पढ़ लिए, तो वो समझ जाएगा कि इस चैप्टर में यानी कि इस बुक में क्या क्या है, ठीक है। वो वैसे ही बता देगा कि इस बुक में ये सारी चीज़ें। तो ये एक ऐसा चीज़ था, इंडेक्स एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि भाई इंडेक्स की वजह से हमें पूरे बुक के बारे में जानने को मौका मिला।
ऐसे ही प्रस्तावना की वजह से हमें पूरे संविधान के बारे में जानने की मतलब वो चीज़ हुई। तो यानी कि संविधान का जो निचोड़ होता है, जो अच्छी अच्छी पॉइंटें होती है, जो वैल्यूएबल पॉइंटें होती है, वो सब उठा के प्रस्तावना में डाल दी जाती है। अगर कोई प्रस्तावना अगर पढ़ लेता है तो वो समझ जाता है कि संविधान में क्या क्या चीज़ दिया गया। आई बात समझ में? तो इसी वजह से संविधान को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था उसी पर प्रस्तावना आधारित थी। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में शामिल किया गया था। यानी कि प्रस्तावना का जो कार्य किया गया था सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में किया गया था और उसके बाद सभी देशों ने प्रस्तावना को लागू किया अपने संविधान में। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच क्या बैठाती है? भाईचारा बिठाती है। इसी वजह से भारतीय मतलब जो भी संविधान की जो प्रस्तावना है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखिए संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अभी जो हमने पीछे पढ़ा वो भी इसकी विशेषताएं में ही आ सकती है। ठीक है, तो इसके विशेषता का मतलब क्या होता है? अच्छाइयों के बारे में बोलो, आपकी क्या विशेषता है? आप बोलोगे कि मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, मैं इसमें पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, अच्छाइयाँ बता रहे हो, तो ये सारी क्या होगी? आपकी विशेषता हो गई। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है क्योंकि इसको लिखा गया है, लिख के रखा गया है, लिखित दस्तावेज है, इस वजह से ये इसकी विशेषता है। दूसरा, लचीला और कठोर का अनोखा मिश्रण। इसका मतलब क्या होता है? लचीला का मतलब होता है एडजस्टमेंट। जैसे आप देखते हो कि कोई भी चीज़ अगर लचीला है तो उसको क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। जैसे रबड़ है, लचीला है, तो आप क्या कर सकते हो? हाथ में भी बांध सकते हो, कहीं पे लगाना है वहाँ पे भी लगा सकते हो। लचीले का मतलब ये होता है। अब संविधान कैसा लचीला है इसका मतलब समझते हैं। तो पहला चीज़ ये समझिए कि संविधान कठोर है। कठोर का मतलब क्या है कि संविधान में अगर कोई भी चीज़ चेंजेस करना है तो इसका प्रोसेस क्या है? बहुत ही ज़्यादा मतलब कठोर समझ सकते हो। इसको पहले लोकसभा में लाया जाता है, फिर राज्यसभा में लाया जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन करे तो ठीक है, नहीं तो दोबारा रिटर्न हो जाता है। बीच में एक प्रोसेस होता है, संसदीय समिति का भी होता है उस चीज़ को देखने का। ठीक है, और फिर वो लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में आएगा, दोबारा राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है, वो कानून बन जाएगा। तो जो चेंजेस करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? कठिन है। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है? कठोर बोला गया है। लेकिन लचीले का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लचीले का मतलब ये हुआ, कठोर तो है चेंजेस करना, लेकिन चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई भी संविधान अगर बना दिया गया है तो वही चीज़ जन्म जन्मांतर तक चलेगा। नहीं, सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से भारतीय जो संविधान को जो बनाया था उन्होंने भी ये चीज़ सोचा कि कहीं ना कहीं जो संविधान है उसको ऐसा बनाओ ताकि आने वाले फ्यूचर में उसको चेंज किया जा सके। ठीक है, इसलिए इसको लचीला क्यों बोला जाता है? इसमें एडजस्टमेंट हो सकती है, चेंजेस हो सकती है। कठोर क्यों बोला जाता है? क्योंकि चेंजेस करने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठोर होती है। आगे बात करते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। इसका मतलब क्या हुआ? मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिया गया है किसमें? संविधान के ऊपर। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा 16वां चैप्टर, उसमें मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया, अच्छे से समझेंगे। अभी इतना समझ लो, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कर्तव्य समझते हो हमारे कर्तव्य यानी कि व्यक्तियों के कर्तव्य, देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य होते हैं, देश को स्वच्छ बनाए रखना, देश के प्रति ईमानदारी रखना। ठीक है, इसके अलावा आतंकवादियों के बारे में अगर आपको पता है तो उसकी सूचना देना। तो जितने भी कर्तव्य हो गए सारे हमारे कर्तव्य में आते हैं। एक व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं सारे कर्तव्य में आते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपका एक चैप्टर है, आपका 17 चैप्टर, उसमें हम पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझ लो कि जैसे एक मौलिक अधिकार दिया जाता है एक व्यक्ति के लिए, वैसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए जाते हैं वो एज राज्य को दिए जाते हैं ताकि राज्य भी अपना डेवलपमेंट कर पाए। एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था का मतलब क्या होता है? जो भी न्यायपालिका हमारी बनाई गई है, ये एक प्रकार से प्रोसेस बनाया गया। पहले नीचे लेवल का अधीनस्थ न्यायालय, फिर जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, और फिर उसको ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। तो एकीकृत न्यायपालिका, अच्छा इसमें क्या है कि इसमें जो डिसीजन दे दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय जो डिसीजन दे देती है उसको सभी देशों में सर्वमान्य माना जाता है। सभी देश मतलब सभी देश के व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अकाल नहीं है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि जो नागरिकता, नेशनैलिटी दी गई है वो क्या दी गई है?
एक दी गई है। अब नेशनलिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे कि आप देखते हो कि इंडिया की किसी भी राज्य से बिलोंग करो आप, किसी भी राज्य से, लेकिन अगर आप फॉर्म भी फिलअप करते हो या टिकट भी बुक करते हो तो वहाँ पे क्या लिखते हो कि आई एम ए इंडियन, यानी कि आप उसमें फिलअप करते हो ना इंडियन, कि एक मैं भारतीय हूँ। ऐसा तो नहीं लिखते हो ना कि मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूँ या मैं ये हूँ, राज्य का नाम तो नहीं लिखते ना, उसमें लिखते क्या हो कि इंडियन, मैं इंडियन हूँ। ठीक है, तो नेशनलिटी का मतलब ये एकल नागरिकता, यानी कि एक तरफ की नागरिकता मिल गई है, वो भी देश की नागरिकता मिली है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है वो स्वतंत्र रूप से वोट डाल सकता है। तो इसी वजह से क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये देखिए सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, क्यों, ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन भी साथ में लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइड में लिख लिया हूँ। ठीक है, और एक एक करके एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हुआ, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर है वो स्वतंत्र रूप से वोट दे सकता है। संघीय व्यवस्था तथा संसदीय सरकार, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है संघीय, यानी कि जो व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है, टू टाइप्स के सरकार बनाई गई है, एक राज्य के लेवल पे और एक देश के लेवल पे। राज्य के लेवल पे हर एक राज्य में जैसे देखते हो मुख्यमंत्री होते हैं, और देश के लेवल पे एक प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो ये हो गया संघीय व्यवस्था। और संसदीय अगर सरकार की बात करें तो यहाँ पे जो सरकार होता है वो जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, लेकिन ये नाम मात्र का होता है, एक्चुअल में जो काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, तो संसदीय सरकार का मतलब ये हुआ। ठीक, समझ में आ गई सारी चीज़ें। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मैं आपको नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी कमेंट करके मेरे से नोट्स ले सकते हो। कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेरी होती है, वो भी चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है और उसकी विशेषताएं क्या। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो हमारा देश है, ठीक है, देश के लेवल पे क्या किया जाता है, पहले तो इसको राज्यों पे डिवाइड किया जाता है। ये राज्यों में डिवाइड हो गया सपोज, तो ये राज्यों के लिए एक मुख्यमंत्री भी डिसाइड किया जाता है, हर राज्य के लिए एक मुख्यमंत्री डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और देश के लेवल पे एक क्या किया जाता है, देश के लेवल पे एक प्रधानमंत्री डिसाइड किया जाता है, ताकि अगर इनको कोई दिक्कत हो ना, इन मुख्यमंत्रियों को, तो ये जो प्रधानमंत्री है वो इस चीज़ को सॉल्यूशन कर पाए। तो ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो गए इनको बोलते हैं केंद्र सरकार, और जो ये राज्य के लेवल पे होते हैं इनको बोलते हैं राज्य सरकार। कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। आगे, भारत में 2 स्तर की सरकारें चलती हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य की सरकार, और लेकिन एकहरी नागरिकता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें राज्य में तो डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे जो नागरिकता मिली है एकहरी मिली है। मैंने बताया ना इंडियन, यानी कि भारतीय जो नागरिकता है वो एक है। तो यहाँ पे 2 स्तर की सरकारें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो नागरिकता है वो एक नागरिकता मिली है। अच्छा, अमेरिका जैसे कंट्री में, अमेरिका जैसे देश में 2 तरह की नागरिकता होती है। पहली ये कि एक देश की नागरिकता मिलती है जिस देश में वो रहता है, यानी कि अमेरिका में रहता है, और दूसरा ये कि जिस जगह पे रहता है उसका भी नागरिकता मिलता है। ठीक है, तो 2 तरह की नागरिकता अमेरिका में मिलती है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में एक ही नागरिकता है, यानी कि सिर्फ इंडियन है। विशेषताओं की अगर बात करें तो द्विसोपनीय सरकार, यानी कि 2 स्तर की सरकार, इसको बोला जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार। आगे बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। यहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, राज्यों को भी शक्ति दी गई है और केंद्रों को भी शक्ति दी गई है। ठीक है, तो इसके अलावा जो केंद्र को शक्ति ज़्यादा दी गई है क्योंकि ये देश को हैंडल करता है, और राज्य को शक्ति कम दी गई है क्योंकि वो अपने एक राज्य को हैंडल करता है। लिखित संविधान में इसका जिक्र है कि इनको क्या शक्ति दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि यहाँ पे जो न्यायपालिका बनाई गई वो स्वतंत्र बनाई गई है, ताकि इन फ्यूचर अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार में कोई विवाद होता है तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उससे इसको सुलझाया कर सके। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई। और संघीय व्यवस्था मैंने बताई दिया, जहाँ पे 2 तरह की सरकारें चलती हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था मजबूत केंद्र। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो यहाँ पे संघीय व्यवस्था बनाई गई है इसमें मजबूती यानी कि इंपॉर्टेंस किसको ज़्यादा दी गई है, कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो यहाँ पे समझिए केंद्र सरकार सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। क्यों होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि
कि केंद्र सरकार देश को हैंडल करती है और राज्य सरकार राज्य को हैंडल करती है, तो देश को हैंडल करने वाले के पास जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको शक्ति ज़्यादा दी जाती है, और जो राज्य के लेवल पे होते हैं उनको शक्ति कम दी जाती है, क्योंकि वो सिर्फ अपने राज्य को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की सभी विशेषताएं विद्यमान है, यानी कि जो संविधान बनाया गया है उसमें संघीय जो व्यवस्था है उसकी सारी चीज़ें शामिल की गई है भारत के संविधान में। भारतीय व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन आत्मा एकात्मक है। आत्मा एकात्मक का मतलब वो ये होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है राज्य में, तो राज्य सरकार को हटाकर, मुख्यमंत्री को हटाकर वहाँ पे क्या लागू कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो आत्मा एकात्मक का मतलब क्या होता है कि कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन जो भारत है, भारत एक है, ठीक है, और आत्मा एक चीज़ में बसती है, केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार जो डिसीजन दे दिया वो भी राज्य को मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आगे बात करते हैं, भारत एक विविधताओं वाला देश है। विविधताओं का मतलब क्या होता है, वैरायटी। भारत में बहुत सारी वैरायटी, जैसे आप देखते हो कि अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कल्चर हैं, है ना। बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, असम का अलग है, केरल का अलग है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग कल्चर है, इसी वजह से इसको विविधताओं वाला देश माना जाता है। इसलिए संविधान निर्माता चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जाए जिससे सभी धर्मों के लोगों को बिना किसी भेदभाव से शामिल किया जाए। एक ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसकी वजह से जितने भी धर्म के लोग हैं उनको सभी को शामिल किया जा सके। इसलिए यहाँ 2 स्तर की सरकारें रखने का निर्णय किया गया, जैसे एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। दोनों स्तर की सरकारों को अलग अलग शक्तियाँ दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति दी गई है क्योंकि वो देश के लिए कानून बनाता है। इस वजह से केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति दी गई है, राज्य सरकार को कम दी गई है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बनते हैं। अगला है राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ में आता है कि केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति मिल गई लेकिन राज्य सरकार को कम शक्ति मिली है। अब इस वजह से जो राज्य है बार बार डिमांड करते हैं कि हमें भी शक्तियाँ दो, हमें भी शक्तियाँ दो। तो इसलिए केंद्र सरकार को अधिक शक्ति दी जाने की वजह से राज्य सरकार समय समय पर स्वायत्तता की मांग करते हैं। स्वायत्तता का मतलब होता है विशेष डिमांड करना, विशेष प्रकार की मांग करना स्वायत्तता कहलाती है। इस पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की ताकि आप विचार कर पाओ कि किसको ज़्यादा शक्ति देनी चाहिए। आगे सहकारिया आयोग और अन्य आयोग की भी नियुक्ति की गई है, ठीक है। तो इस वजह से इन आयोगों की नियुक्ति की गई है ताकि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार में जो शक्तियों का डिवाइडेशन है वो अच्छे से हो पाए, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। मार्च 2010 में केंद्र राज्य संबंध पर आयोग की नियुक्ति की गई है और एक नया प्रयास है, यानी कि एक नया प्रयास किया गया मार्च 2010 में, जिसकी वजह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक आयोग स्थापित किया गया ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई बहस ना हो। नहीं तो आने वाले टाइम में, जैसे पीछे अगर हम देखें तो कई सारे ऐसे राज्य थे जो अलग हुए, भाषा के नाम पे अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, जैसे आप देखते हो 2014 में। तो ये सब क्यों हुआ? स्वायत्तता की मांग करके, इसी वजह से हुआ। कोई अपने भाषा के आधार पर अलग होना चाहता है, तो इसी वजह से राज्यों को स्वायत्तता नहीं दी जाती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमें स्वायत्तता ज़्यादा मिल गई तो मतलब राज्यों को स्वायत्तता ज़्यादा मिल जाएगी तो वो अलग होने की डिमांड कर लेंगे। इसी वजह से केंद्र सरकार स्वायत्तता नहीं देती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब बात करते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है आपका यही है, भारत में संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है सदन, यानी कि यहाँ पे 2 प्रकार के सदन हैं। कौन कौन से? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो इसी को कार्यपालिका भी बोला जाता है। तो कार्यपालिका के कितने टाइप्स होते हैं? ये जो सदन है ना, सदन भी एक प्रकार है कार्यपालिका का। तो पहले कार्यपालिका का प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे संसदीय कार्यपालिका और फिर उसके बारे में विशेषताओं की बात करेंगे। तो कार्यपालिका 3 टाइप्स की हो गई, संसदीय कार्यपालिका, अर्धअध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदीय कार्यपालिका, जैसा कि वो संसदीय कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जहाँ पे प्रधानमंत्री भी होता है और राष्ट्रपति भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष विधि से होता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रधानमंत्री होता है
ये एक्चुअल में सारा काम करता है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का मतलब कार्यपालिका जिसको बोल सकते हो, नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, लेकिन एक्चुअल में जो काम करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। लेकिन अगर अर्धअधिशात्मक की बात करें तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ होता है कि प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि प्रधानमंत्री सारा काम कर रहा था संसदीय में, लेकिन अगर अर्धअधिशात्मक की बात करें तो यहाँ पे काम जो होता है एक तरीके से आप बोल दो 50-50% में डिवाइड होता है, कि यहाँ पे राष्ट्रपति भी काम करेगा और प्रधानमंत्री भी काम करेगा, यानी कि दोनों ही मिलकर देश का संचालित करेंगे अर्धअधिशात्मक में। लेकिन अगर अधिशात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो यहाँ पे जो होता है राष्ट्रपति ही होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। प्रधानमंत्री जो होता है यहाँ पे नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति ही देश का प्रमुख होता है, और उसका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी कि जनता सीधे तौर पर इनको चुनती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं संसदीय में, जैसे भारत हो गया। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। अर्धअधिशात्मक की अगर बात करें तो जैसे हो गया फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में अर्धअधिशात्मक प्रणाली है। और अधिशात्मक प्रणाली की बात करें तो इसमें हो गया आपका अमेरिका। अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। अच्छा, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता की बात करते हैं तो विधायिका तथा कार्यकारिणी के बीच संबंध है। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो सरकार होता है ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो सरकार होता है, सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला चीज़ एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। देखिए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून को बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उसको कानून को लागू करना। क्या करना? लागू करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? जो कानून लागू हो चुका है उसकी जांच पड़ताल करना, सही है गलत है क्या है, उसका काम क्या होता है? न्यायपालिका का। और ये तीनों में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, संबंधित होते हैं। इसी वजह से लिखा है कि विधायिका तथा कार्यकारिणी, यानी कि जो कार्यपालिका उसकी बात हो रही है, विधायिका और कार्यकारिणी के बीच संबंध है, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक कानून बनाता है तो दूसरा उसकी समीक्षा करता है, जांच पड़ताल करता है। आगे, कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो कानून लागू कर रहे हैं इनका उत्तरदायित्व होता है विधायिका के ऊपर। ठीक है, तो कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इन सब चीज़ के लिए जवाबदेह। जैसे आप देखते हो ना विधायिका जैसे जो कानून का निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता कौन है? लोकसभा राज्यसभा। तो कोई भी बहस होती है कहाँ पे होती है? लोकसभा राज्यसभा में होती है। तो इसी वजह से जो कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है, यानी कि संसद में बहस होती है। आगे, कार्यकारिणी में एक राज्याध्यक्ष है जो नाम मात्र का प्रधान है। राज्याध्यक्ष का मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति बोला जाता है, यानी कि जो कार्यपालिका है उसमें एक राष्ट्रपति होता है जो नाम मात्र का होता है। प्रधानमंत्री होता है जो अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का मतलब होता है जो डिसीजन लेता है या काम करता है। एक्चुअल में जो काम करने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और इसके पास एक मंत्री परिषद होता है। अब कोई एक व्यक्ति तो पूरे देश के लिए निर्णय ले नहीं सकता है, इसी वजह से इनको मंत्री परिषद भी दिया जाता है ताकि ये क्या कर सके? देश के लिए निर्णय ले सकें। आगे, जो वास्तविक कार्यकारिणी है, यानी कहने का मतलब यह है कि ये वास्तव में अगर कोई काम करता है तो प्रधानमंत्री ही करता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ये नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। लेकिन कोई भी डिसीजन अगर लेना होता है तो राष्ट्रपति से पूछ के लेना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये टोटली था आपके चैप्टर का पूरा मैंने ओवरव्यू दे दिया, सारा का सारा चीज़ समझा दिया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कौन कौन से आपके पेपर में आएंगे इसकी मैं तैयारी करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी फ्रेंडों में इसको शेयर करें। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं देन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहे।
कोई भी सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना है ताकि उस पर जितने भी नोट्स वगैरह हो गए वो सारी चीज़ मैं प्रोवाइड कर पाऊँ, या फिर कोई भी डाउट्स है वो भी प्रोवाइड कर पाऊँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं और आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।